मैंने एक बार फिर नितिका के चेहरे को देखा। कल से ना जाने कितनी बार वह इस चेहरे को देख चुकी है। दोपहर से अब तक तो वह 1 मिनट के लिए भी उससे अलग हुई ही नहीं थी। बस चुपचाप पास में बैठी रही थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी, एक दूसरे की ओर देखने से कतरा रही थी। नितिका का चेहरा दुख भरा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को किस तरह दिलासा दे। उसके साथ जो कुछ घट गया था, अचानक ही जैसे उसका सब कुछ लुट गया था। वह तकिए में मुंह छुपाए बस रो रही थी। बस कुछ जानने समझने के बावजूद उसने नितिका से ना तो कुछ कहा और ना कुछ पूछा। ऐसा कोई शब्द उसके पास नहीं था जिसे बोलकर वह नितिका के दर्द को कुछ कम कर पाती, और इस लाचारी में वह और अधिक चुप हो गई थी। जब रात घिर आई थी, कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैल गया, तो वह उठी और बत्ती जलाकर नितिका के पास आ खड़ी हुई। कुछ खा ले बेटी, दिन भर कुछ नहीं लिया। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप जाएं, सो जाएं, नितिका ने कहा और चादर फैलाकर सो गई। कुछ देर तक उसी तरह खड़ी रहने के बाद वह कमरे से निकलकर बालकोनी में आकर खड़ी हुई। उसके कमरे का रास्ता बालकोनी से ही था। अपने कमरे में जाने से वह डर रही थी। ना जाने कैसी एक संदेह उसके मन में भर आई गई थी। आज दोपहर को जिस तरह से जगह जगह से फटे कपड़ों से नितिका ऑटो से उतरी थी और ऑटो का भाड़ा दिए बिना ही भागकर अपने कमरे में आ गई थी, वह सब देखकर उसका मन कांप उठा था। नितिका ने उससे कुछ कहा नहीं था, उसने भी कुछ पूछा नहीं था। बाहर निकलकर ऑटो वालों को उसने पैसे दिए। ऑटो वाला ही कुछ उदास उदास स्वर में बोला था, बहुत खराब समय है बीबी जी, लगता है बच्ची गुंडों की चपेट में आ गई थी। एक तरफ सड़क के पास बेहाल सी बैठी थी, किसी तरह घर तक आई है। इस तरह के केस को गाड़ी में बिठाते हुए भी डर लगता है। पुलिस के 100 लफड़े जो होते हैं। पैसे देकर जल्दी से वह घर के भीतर घुसी। उसे डर था ऑटो वाले की बातें आसपास के लोगों के कानों तक न पहुंच जाए। ऐसी बातें फैलने में समय ही कितना लगता है। वह धड़धड़ाती सी नितिका के कमरे में घुसी। नितिका बिस्तर पर औंधी पड़ी, तकिए में मुंह छुपाए हिचकियां भर रही थी। कुछ देर तक तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या करे, क्या कहे। बस चुपचाप नितिका के पास बैठकर उसका सर सहलाती रही। अचानक नितिका ही उससे एकदम चिपक गई, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और नितिका जोर जोर से रो रही थी। मम्मी, वह 3 आदमी थे, जबरदस्ती कार में मेरे साथ। नितिका आगे कुछ बोल नहीं पाई, ना बोलने की ही जरूरत थी। जो आकांक्षा अब तक सिर्फ सर उठा रही थी, अब समुद्र का तेज तूफान बन चुकी थी। उसका गला सूख चुका था, आंखें पीली, परंतु अपने को संभालते हुए बोली, डोंट वरी बेटी, डोंट वरी, संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो। कहने को तो कह दिया, तसल्ली भरे शब्द, किंतु खुद भीतर से वह जिस तरह टूटी बिखरी, यह सिर्फ वही ही समझ पाए। जिस नितिका को अपने ऊपर अभिमान था कि ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा कर पाने में वह समर्थ है, आज वह अपनी अयोग्यता पर आंसू बहा रही थी। बेटी की पीड़ा ने किस तरह उसे तार तार कर दिया था, दर्द की कितनी परतें उभर आई थी, यह सिर्फ वही समझ पा रही थी। बेटी के सामने व्यक्त करने का साहस नहीं था उसमें। नितिका इस तरह की घटनाओं की खबरें जब भी अखबार में पढ़ती, गुस्से से भर उठती थी। ये लड़कियां कितनी कमजोर क्यों हैं? कहीं भी कोई भी उठा लेता है और वह रोती कलपती अपना सब कुछ लुटा देती हैं। और यह पुलिस क्या करती है? इस तरह सरेआम सब कुछ हो जाता है और वह नितिका को समझाने की कोशिश करती हुई कहती, स्त्री की कमजोरी तो जग जाहिर है बेटी, इन शैतानों के पंजे में कभी भी कोई भी फंस सकता है। माय फुट, मैं तो इनको ऐसा मजा चका देती। उसने घबराए मन से फिर नितिका के कमरे में एक बार झांका और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। खाना उससे भी खाया नहीं गया। यूं ही पड़े पड़े रात ढल रही थी। बिस्तर पर पड़े जाने से ही या रात के बहुत गहरा जाने से ही नींद तो नहीं आ जाती। उसने कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई थी और उस अंधेरे में अचानक ही उसे बहुत डर लगने लगा। वह फिर उठकर बैठ गई, कमरे से बाहर निकली और फिर नितिका के कमरे की ओर झांका। नितिका ने बत्ती बुझा दी थी और शायद सो रही थी। वह धीरे धीरे से फिर अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों के सामने जैसे बहुत कुछ नाच रहा था।
अंधेरे में भी दीवारों पर कई कई परछाइयां। उसे अपना बीता कल याद आ रहा था। वह अपने अतीत में खो गई। 2 साल की बेटी, परंतु पति सुख बहुत दिनों तक नहीं भोग पाई थी। वैवाहिक जीवन के सिर्फ 16 साल बीते थे कि पति का साथ छूट गया था। एक कार दुर्घटना घटी और उसका जीवन सुनसान हो गया। पति की मौत ने उसे एकदम रिक्त कर दिया था। यद्यपि वह हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश में लगी रहती थी। कुछ महीने बाद ही उसने बेटी को अपने से दूर देहरादून स्कूल भेज दिया था। शायद इसका एक कारण यह भी था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरियां, उसकी उदासी, उसका खालीपन किसी तरह बेटी की पढ़ाई में बाधक न बने। अब वह नियत अकेली थी। सास ससुर का बरसों पहले इंतकाल हो गया था। एक ननद थी, वह अपने परिवार में व्यस्त थी। अब बड़ा सा घर उसे काटने को दौड़ता, अकेलापन उसे खाने को दौड़ता था। तभी उसने फैसला किया कि वह भारत दर्शन करेगी। इसी बहाने कुछ समय तक घर और शहर से बाहर रहेगी। यूं भी देश दुनिया घूमने का उसे बहुत शौक था। खासकर भारत के कोने कोने को वह देखना चाहती थी। उसने फोन पर बेटी को बता दिया था, कुछ सहेलियों को भी बताया था। एक दो ने इतनी लंबी यात्रा से उसे रोका भी कि अकेली तुम कहाँ भटकती फिरोगी, पर वह कहाँ रुकने वाली थी। अकेली निकल पड़ी थी भारत दर्शन। पर अब सबसे पहले वह दक्षिण भारत गई। कन्याकुमारी, तिरुपति, रामेश्वरम और फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनेक शहर। राजस्थान को उसने पूरी तरह छान मारा था। फिर पहुंची थी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के एक होटल में ठहरी थी। वहीं वह अंधेरी रात आई थी। जिन पहाड़ों के सौंदर्य ने उसे खींचा था, उन पहाड़ों ने ही उसे धोखा दिया। दिन भर वह इधर उधर घूमती रही थी। रात का अंधेरा जब पहाड़ों पर उगे पेड़ों को अपनी परछाइयों से ढकने लगता है, वह अपने होटल लौटी थी। वह दोनों शायद उसके पीछे पीछे ही थे। उसका ध्यान उधर था ही नहीं। वह तो प्राकृतिक के सुंदर सुख में ऐसी डूबी थी कि मानव छाया पर उसकी नजर ही नहीं गई। जैसे रात चुपके चुपके धीरे धीरे आती है, उनके पैरों की गति भी वैसे ही थी। सन्नाटे में डूबा रास्ता, भूले भटके ही कोई नजर आता था। वह अपने आप में लीन होकर उसने अपने कमरे का ताला खोला था। फिर अंदर घुसने के लिए एक कदम उसने उठाया ही था कि पीछे से किसी ने धक्का मारा था उसे। वह लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिर पड़ी थी। गिरना ही था क्या, क्योंकि अचानक भूकंप सा वह झटका कैसे संभाल पाती। वह कुछ समझती तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। उन दोनों ने ही बत्ती जलाई थी। उम्र ज्यादा नहीं थी उनकी। झटके में उसके हाथ पांव बांध दिए गए। वह चाहती थी चिल्लाए, पर चिल्ला ना सकी। उसकी चीख उसके अंदर ही दबकर रह गई थी। होटल तो खाली सा ही पड़ा था, क्योंकि पहाड़ों का सीजन अभी चालू नहीं हुआ था। वह अकेली औरत, होटल का उसका अपना कमरा, एक अनजान जगह में बदनाम हो जाने का भय। मन का भय बहुत बड़ा भय होता है। उस भय से ही वह बंद कर रह गई थी। इस उम्र में यह सब भी भोगना होगा, वह सोच भी नहीं सकती थी। वह लूटते रहे, पहले उसे फिर उसका सामान। वह चुपचाप झेलती रही सब कुछ। कोई कुंवारी लड़की तो थी नहीं। वह भोगा था उसने सब कुछ पति के साथ, परंतु अभी तो वह रौंदी जा रही थी। एक असहाय अपमान और दुख से छटपटा रही थी वह। उन दुखदायी क्षणों को याद कर कर आज भी वह कांप जाती है। बस यही एक स्थिति ऐसी होती है जहां औरत अक्सर शक्तिहीन हो जाती है। अपनी सारी आकांक्षाओं आशाओं का परित्याग करना पड़ा था उसे। बातों में, किताबों में, नारे में स्त्री को चाहे जितना भी शक्तिशाली मान ले, इस क्रूरता के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। उस रात उसने अपने पति की बहुत याद आई थी। कहीं यह भी उसके मन में आ रहा था, उसके ना होने के बाद उसके प्रति उसे किसी ने विश्वासघाती बना दिया है। ना जाने कब तक वह लोग उसके ऊपर उछलते कूदते रहे। एक बार गुस्से में उसने एक की बाह में अपने दांत गड़ा दिए थे। फिर उस शख्स ने उसकी दोनों छातियों को दांत से काट काट कर लहूलुहान कर दिया था। उसके होठों और गालों को तो पहले ही उन लोगों ने काट काट कर बदरंग कर दिया था। वह अपनी सारी पीड़ा को, दुख को, चीख को किसी तरह दबाए पड़ी रही। आज सोचकर चकित होती है। यह साफ था कि वह दोनों इस काम में निपुण थे।
जाने से पहले दोनों के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, खुशी थी। एक ने उसके बंधन खोलने के बाद रस्सी को अपनी जैकेट के अंदर छुपाते हुए कहा, गुड नाइट मैडम, तुम बहुत मजेदार हो। घृणा से उसने मुंह फेर लिया था। कमरे के दूसरी तरफ एक खिड़की थी, उसे खोलकर वह दोनों बाहर कूद गए। बाहर का अंधेरा और घना हो उठा था। कमरे में चारों तरफ बदबू फैल गई थी। बाहर का घना अंधेरा उछलता हुआ उस कमरे में भरने लगा था। वह उठी, कांपते शरीर के साथ खिड़की तक पहुंची, खिड़की को बंद किया। बदबू और तेज हो गई थी। उसने नाक पर हाथ रख लिया और दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। उस ठंडी रात में ना जाने वह कब तक नहाती रही। बार बार पूरे शरीर पर साबुन रगड़ती रही, चेहरे को मलती रही, छातियों को रगड़ रगड़ कर धोती रही, परंतु वह बदबू खत्म होने को नहीं आ रही थी। वह नहाते हुए ही फिर कमरे में आई, पूरे शरीर पर ढेर सारा परफ्यूम थोपा, पाउडर लगाया, कमरे में भी चारों तरफ छिड़का, किंतु उस बदबू का अंत नहीं था। कैसी बदबू थी यह, कहाँ से आ रही थी, वह समझ नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी देर तक नींद नहीं आई थी। जिंदगी बेकार लगने लगी थी। उसे लग रहा था उसका जीवन खराब हो गया है, उसका शरीर अपवित्र हो गया है। अब जिंदगी भर इस बदबू से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वह किसी से कभी आंख नहीं मिला पाएगी, बात नहीं कर पाएगी। अपनी ही बेटी से जिंदगी भर उसे मुंह छिपाना पड़ेगा। हालांकि एक मिनट के लिए वह यह भी सोच गई थी कि अगर वह किसी से कुछ नहीं बताएगी, भला किसी को कुछ कैसे पता चलेगा। फिर भी एक पाप बोधहीन भावना उसके अंदर पैदा हो गई थी और ढलती रात के साथ उसने तय कर लिया था कि उसके जीवन का अंत इन्हीं पहाड़ियों पर होना है। यही एक रास्ता है उसके सामने। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। उस होटल से कुछ दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गहरी खाई। वह कहीं भी कूद सकती थी। प्राण निकलने में समय ही कितना लगता है। कुछ देर छटपटाएगी, फिर सब कुछ शांत। पर रात में होटल का भारी गेट बंद हो जाता था। कोई आवश्यक काम हो तभी दरवान गेट खोलता था। वह भला उसे क्या आवश्यक काम बताएगी। इतनी रात को संभव ही नहीं था उस वक्त बाहर निकल पाना। चक्कर लगाती रही कमरे में, सुबह के इंतजार में। सुबह में ही गेट खुल जाता था। अपने शरीर पर एक शॉल डालकर वह बाहर निकली। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद नहीं किया। अभी भी अंधकार घना ही था, पर ऐसा नहीं था कि रास्ते पर चला ना जा सके। टहलखोरी के लिए निकलने वाले भी 2-4 लोग रास्ते पर थे। वह धीरे धीरे चलती रही। सामने ही वह पहाड़ी थी, एकदम वीरान सुनसान। वहां जा खड़ी हुई पहाड़ी पर नीचे का कुछ भी दिख नहीं रहा था। भयानक सन्नाटा। वह कुछ देर तक खड़ी रही, शायद पति और बेटी की याद में खोई थी। हवा की सरसराहट उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी, पर वह बेखबर सी थी। शॉल भी उड़कर शायद कहीं नीचे गिर गई थी। नीचे सामने कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिवाय मौत के, एक काले साए के, एक संकरी गुफा। वह समा जाएगी इसमें बस। अंतिम बार पति को प्रणाम कर ले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊपर आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी नजरें सामने गई। देखा, दूर पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे लाली फैलने लगी है। सुनहरी किरणें आसमान के साथ साथ पहाड़ों को भी सुनहरी रंग में रंग रही हैं। सूर्य उदय। सुना था लोग यहाँ से सूर्य उदय देखते हैं। आसमान साथ साथ पहाड़ियों को भी सुनहरे रंग में रंग रही थी। सूर्य उदय। सुना था लोग यहाँ से सूर्य उदय देखते हैं। आसमान की लाली शिखरों पर फैली लाली अद्भुत थी। वह उसी तरह हाथ जोड़े आश्चर्यचकित सी वह सब देखती रही। उसके देखते देखते लाल गोला ऊपर आ गया। तेजोमय सूर्य रात के अंधकार को भेदता अपनी निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर सूर्य। सच, उस दृश्य ने पल भर में ही उसके भीतर का सब कुछ जैसे बदल डाला। अंधकार को तो नष्ट होना ही था, फिर उसके भय से अपने आप को क्यों नष्ट किया जाए। कोशिश तो अंधकार से लड़ने की होनी चाहिए, उससे भागने की ही थोड़ी। वही जीत तो असली जीत होगी। वह फिर लौट आई थी, एक नए साहस और उमंग के साथ, एक नए विश्वास और दृढ़ता के साथ। अचानक क्षण की आवाज हुई, जिससे वह जागते हुए कहीं खो गई थी और वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसे यह आवाज नितिका के कमरे से आ रही थी। वह समझ गई, नितिका भी
अभी तक सोई नहीं है। शायद वह भी किसी बदबू से परेशान होगी। एक दहशत के साथ शायद अंधेरे कमरे में टहल रही होगी। उससे टकराकर कुछ गिर के टूटा है। नितिका जिन परिस्थितियों से गुजरी है, जिस हाल में अभी जी रही है, किसी के लिए भी वह मुश्किल समय हो सकता है। संभव है उसके मन में भी आत्महत्या की बात आई हो। सारे दुख, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, एक ही रास्ता होता है, अपने को खत्म करने, अर्थात अपना अंत। परंतु वह नहीं चाहती थी कि नितिका ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई कदम उठाए। अभी बहुत नादान है वह, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। उसे सब कुछ झेलकर जीना होगा। जीना ही जीत है। मर के जीने से किसी का क्या बिगड़ेगा? उन लोगों का क्या बिगड़ेगा जिन्होंने यह सब किया है? वह नितिका को बताएगी। एक ठोकर की तरह ही है यह सब कुछ। ठोकर खाकर आदमी गिरता है, परंतु संभल कर फिर उठता है, फिर चलता है। अब उसमें भी आत्मविश्वास आ गया था। वह स्थिर कदमों से नितिका के कमरे की ओर बढ़ी। उसके पैरों में ना कंपन थी, ना मन में कोई डर। कमरे में घुसने से पहले बालकोनी की बत्ती को उसने जला लिया था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।